द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अधिष्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरमद्यपानमिच्छामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद समस्त साथियों को। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें और संक्षिप्त वाचन करने की तीनों को मालूम। आवाज नहीं आ रही साहब आपकी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चूंकि दीपावली के पर्व सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही। हेलो आई जी, हम जो है तकनीकी कारण के कारण आपकी आवाज नहीं आ रही। माननीय धीमान साहब से मेरा अनुरोध है कि आज के अपने संविधान वाचन का कार्य प्रारंभ करें। माननीय धीमान साहब। नमस्कार साथियों, आज जो है भारत के संविधान के आर्टिकल 17 पर जो है हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आज जो है मेरा लैपटॉप अचानक अपडेट मांग रहा है, तो उसको मैंने अपडेट पे डाल दिया है। 30% करीब हो चुका है और जब तक हम लोग बिना स्लाइड के आर्टिकल 17 पे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 17 हम लोग जो है आज चर्चा करने के लिए उस पर उपस्थित हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता लाकड़े से झपट मार अंत किया जाता है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। धीमान साहब अपना माइक अनम्यूट कर लें।
आ रही आवाज आ रही है जी। चलिए, तो जो है आर्टिकल 17 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसको जो है बादल सिंह जी आपने वो यूट्यूब पे डाल दिया? 16 डाल दिया। हेलो, हाँ 16 डाल दिया मैंने। यूट्यूब पे डाल दिया? हाँ 16 नंबर डाल दिया, ये भी डाल दूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे स्टार्ट रखिएगा। हाँ, जी। तो टुडे वी विल डिस्कस आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। अनुच्छेद 17 स्पष्ट रूप से यह प्रावधानित करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध है। कहने का मतलब ये है कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offense punishable in accordance with law. यानी कि भारत देश के अंदर छुआछूत को अनुच्छेद 17 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है और उसका पालन करने वाले के विरुद्ध दंडनीय, उस कार्य को दंडनीय अपराध माना गया है और उसे दंड दिया जाएगा। कहने का मतलब है आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अनटचेबिलिटी है क्या, छुआछूत क्या है? छुआछूत तक पहुंचने के लिए हम लोग चलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हिस्ट्री हम लोग इंटरनेशनल लेवल से जो है समझते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो अनटचेबिलिटी है उससे मिलता जुलता जो है एक चलन था जिसको बोलते हैं दास प्रथा। दास प्रथा अमेरिका के अंदर थी। अब दास प्रथा को आप कैसे समझेंगे? दास क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो दास प्रथा थी वो क्या थी? दास शब्द से क्या अर्थ है? तो दास शब्द से अर्थ है गुलाम, इंग्लिश में स्लेव्स कहेंगे। और अगर भारत के अंदर के दासों की बात करें तो शूद्र कहेंगे। यानी दास इक्वल टू शूद्र। अमेरिका का दास और भारत का शूद्र लगभग बराबर है। दास क्या होता है?
दास और स्वामी दो वर्ग जो है स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। दास के जो अधिकार है वह बहुत सीमित है। एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर दासों के पास अधिकार नहीं थे और कर्तव्यों का बोझ उनके ऊपर इतना ज्यादा था जिसके तले वो दब करके रह गए। कर्तव्यों का वह निर्वहन करते करते उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति ही खराब नहीं हुई बल्कि उनकी शारीरिक स्थिति भी खराब हो गई। यानी दासों की मानसिक, आर्थिक, शारीरिक स्थितियां खराब हो गई और जो स्वामी होते थे उनके पास कर्तव्य नहीं होते थे, नाम मात्र के कर्तव्य होते थे और अधिकार असीमित होते थे। असीमित अधिकारों के होने के कारण स्वामी के पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शारीरिक शक्ति का विकास चरम पर था। स्वामी के पास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और शारीरिक शक्ति का विकास चरम पे था, जिसके कारण दासों की स्थिति पशु के समान हो गई थी या पशु के समतुल हो गई थी या पशुओं से भी निम्नतर हो गई थी। दासों को मंडियों में पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल करके बेचा जाता था। जिस तरीके से पशुओं का व्यापार होता है, बकरी है, मुर्गा है, इन लोगों को बाजार में बेचा जाता है, गाय को बेचा जाता रहा है। क्रय विक्रय की वस्तु थे दास। और जो आर्थिक रूप से स्वामी संपन्न थे वो दासों की मंडी में आते थे और दासों की आंखों को देखते थे, दासों के दांत को देखते थे, दासों के बाजुओं के बल को देखते थे और फिर उसके शारीरिक शक्ति के आधार पर उसका मूल्य तय करते थे कि दास मुझे इतने रुपए में खरीदना है। और व्यापारी को अगर समझ में आ जाता था तो दास को बेच देता था और फिर वो दास को जो स्वामी खरीद के ले जाता था उसके पास जो है वो जा करके वहां पे अपना जो स्वामी का निर्देश होता था उनको वो पूर्ण करता था। दासत्व के कर्तव्य को वो पूर्ण करते हुए जन्म से लेके मृत्यु तक करता रहता था। उसके बाद उसके आने वाली पीढ़ी भी दास का पुत्र भी दास ही होता था। और दासों की जो संख्या थी अमेरिका के अंदर उसमें अश्वेत ज्यादा मात्रा में थे। जो श्वेत थे, व्हाइट थे, उनकी संख्या दासों में बहुत कम थी, यह नगण्य थी। परंतु अश्वेत लोग जो ब्लैक थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनका जीवन स्तर जो है पशु से भी बदतर था। और ये दास प्रथा जो है अमेरिका के अंदर 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के आसपास तक चलती रही। 1863 में अमेरिका में अब्राहम लिंकन
ने नेग्रोस के लिए, दासों के लिए संघर्ष करके एक एक्ट उन्होंने पारित किया, एमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक्ट, 13वां संशोधन करके पारित किया और उसके माध्यम से दास प्रथा का अंत कर दिया। जब पार्लियामेंट के अंदर जो है दास प्रथा के अंत की ऊपर वार्ता चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, तो जो लोग दास प्रथा को जारी रखना चाहते थे उन्होंने दास प्रथा के समर्थन में विचार व्यक्त किए और दास प्रथा को जारी रखने का प्रयास किया। परंतु अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब्राहम लिंकन कौन थे और उनकी हत्या क्यों हुई? तो अब्राहम लिंकन भी एक नेग्रो थे और वो मनी, माफिया, मीडिया, व्यापारी, प्रशासन आदि के गठजोड़ के विरुद्ध चुनाव लड़के वो राष्ट्रपति का चुनाव जीते और जीतने के बाद उन्होंने अमेरिका के दासों को जो है विधिक रूप से गुलामी से आजाद करने के लिए और मनुष्य के रूप में उन्हें समान अधिकार प्रदान करने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दास प्रथा का अंत किया। और इसी बात से नाराज होकर के एक श्वेत व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन का बलिदान करके अमेरिका में दास प्रथा का अंत किया। अब हम लोग भारत के अंदर जब आते हैं तो भारत में जो आर्टिकल 17 है वो छुआछूत का अंत कर रहा है। छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका जो है पालन करना अपराध होगा। तो जस्ट लाइक है अमेरिका, भारत के अंदर जो अनटचेबिलिटी है वह भी बहुत ही प्राचीन काल से विद्यमान है। ब्रिटिश शासन के दौरान महामानव ज्योतिबा फूले ने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के विरुद्ध और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उसके बाद स्वतंत्रता के पूर्व संत गाडगे, छत्रपति साहू जी महाराज और स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी के विरुद्ध संघर्ष किया और भारत के अंदर जब भारतीय संविधान को बनाने का अवसर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राप्त हुआ तो उन्होंने भी अनुच्छेद 17 और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने मिल करके अनुच्छेद 17 के माध्यम से भारत के अंदर व्याप्त छुआछूत को समाप्त कर दिया।
आर्टिकल 17 के माध्यम से। एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक कॉलेज है हमारा जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, उसमें एक हमारे मिलने वाले वहां पर आए और मैं कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 पर यह विचार व्यक्त किया कि अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी को समाप्त करता है। और पहले भी बहुत ज्यादा अनटचेबिलिटी नहीं थी, थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर थी, परंतु वर्तमान समय में तो अनटचेबिलिटी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। लिहाजा इस अनुच्छेद 17 की आवश्यकता नहीं रही, इसको अब हटा देना चाहिए। खैर, इस संबंध में मैं कंक्लूसिव विचार आखिरी में व्यक्त करूंगा, परंतु जो भारत का संविधान है अनुच्छेद 17, उसने अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को समाप्त किया। अब जो है आर्टिकल 17 के अंदर जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत शब्द ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द में यह स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी है क्या? व्हाट्स आर द डायमेंशन ऑफ द अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी की कितनी डायमेंशंस है? क्या एक संक्रामक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को अनटचेबल माना जा सकता है या नहीं? आखिर अनटचेबिलिटी का अर्थ क्या है? अनटचेबिलिटी शब्द का अर्थ समझे बगैर कैसे इसका अनुपालन कराया जा सकता है? तो अनटचेबिलिटी शब्द का जो है माननीय न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया, और एक केस है जयसिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, परंतु मैं एक केस की बात करता हूं, जयसिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि छुआछूत का जो अर्थ है वह लिटरल नहीं लेना चाहिए, बल्कि विमल साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए। मानिए सर, माइक अनम्यूट कर लें। जी, हो गया। तो जयसिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंतर्गत छुआछूत को परिभाषित किया गया और यह कहा गया कि इसका अर्थ लिटरल नहीं लेना चाहिए। छुआछूत से आशय जाति के आधार पर होने वाले छुआछूत से है, परंतु वर्ग के आधार पर भी छुआछूत विद्यमान है। परंतु जो छुआछूत की परिभाषा है वह निकल के आई इसके अंतर्गत। और दूसरी बात है पनिशेबल, पनिशमेंट। दंड से आशय यह है कि दंड क्या दिया जाए, क्योंकि अनुच्छेद 17 तो सीधा सीधा कहता है अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाता है, और इसका अगर कोई पालन करता है तो उसके विरुद्ध जो है दंडनीय अपराध मान करके उसे दंड दिया जाएगा। लेकिन दंड कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय दंड संहिता से दिया जाएगा या कहीं और से दिया जाएगा?
दंड के क्या प्रोविजंस होंगे। तो अब दंड कहां से दिया जाएगा? तो दंड देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में स्टेट को कानून बनाने की शक्ति है। स्टेट जो है दंड देने के लिए एक एक्ट पारित कर सकता है। उस एक्ट में अनुच्छेद 17 की जो मूल भावना है, उस भावना को देखते हुए एक एक्ट बनाया जाए और बना करके उसको अनुसार जो है भारत देश के अंदर से अनटचेबिलिटी को दूर किया जाए। तो स्टेट ने अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया और उसके अंदर जो है अनटचेबिलिटी को दंडनीय अपराध प्रावधानित किया। परंतु हेलो, हाँ सर, बाद में बात करते हैं। तो अनटचेबिलिटी को पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 बनाया और इसके माध्यम से जो अनटचेबिलिटी का बिहेवियर करने वाले लोग थे उनको दंड देने का प्रावधान बनाया गया। परंतु जो है वह सफिशिएंट नहीं था, वह सफिशिएंट नहीं था। अनुच्छेद 17 की जो मूल भावना थी उसके उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह पर्याप्त नहीं था। इसलिए उस एक्ट में संशोधन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था अनुसूचित जाति। उस कमेटी का जो उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक विकास भी करना। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग थे जिनके साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर होता था, उनके विकास के लिए आर्थिक और शैक्षणिक रूप से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1976 में आया और उसमें क्या किया गया कि जो अपराध होते थे उन अपराधों को नॉन कंपाउंडेबल बनाया गया। अपराध क्या होता है? एक जमानती अपराध होता है और एक अजमानती अपराध होता है। तो ऐसे अपराधों को जो है अजमानती बनाया गया ताकि जो है लोग इस तरह के अपराधों का आपराधिक कार्य से जो है बचे। दूसरी बात, जो पब्लिक सर्वेंट हुआ करते थे, लोक सेवक, जिसे एग्जीक्यूटिव के अंदर हम लोग पब्लिक सर्वेंट के रूप में कहते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग या दूसरे अन्य लोग जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, उनके द्वारा भी जो है अनटचेबिलिटी का जानबूझ के कार्य किया जाता था और भेदभाव भी किया जाता था। इसलिए पब्लिक सर्वेंट को भी उन्होंने उसमें पनिशेबल बना दिया, दंडनीय कर दिया, जिसकी वजह से पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी जो है, अगर पब्लिक सर्वेंट द्वारा यदि जो है अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध जो है अनटचेबिलिटी का कार्य किया जाता है, जानबूझ के या भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो इस एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। इसी एक्ट के अंतर्गत जो है मंदिर के अंदर भी जो
अनटचेबिलिटी का कार्य किया जाता रहा है, उसको भी ऑफेंस के रूप में लाया गया। इस अनटचेबिलिटी के अंतर्गत जो है स्टेट को ही नहीं, जो आर्टिकल 12 के अंदर मैंने स्टेट की परिभाषा दी है उसी को ही नहीं, बल्कि कॉमन पीपुल, कोई भी व्यक्ति को भी इस परिभाषा के दायरे में लिया गया और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब इन सब चीजों के बावजूद भी जो है भारत के अंदर जो है अनटचेबिलिटी का चलन जारी था। लगातार जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव हो रहे थे। जब लगातार जो है जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर अनटचेबिलिटी का कार्य भारत में जारी था, तो इस एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता महसूस हुई। जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर अपराध जो हो रहे थे उनको दूर करने के लिए एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसको सामान्य भाषा में आम लोग जो है SC/ST एक्ट कहते हैं। तो ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आया, उसके बाद जो है इसके अंदर कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए और जब इसके अंदर कुछ विशेष प्रोविजंस किए गए तो भारत देश के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार में कमी आई। अब सवाल ये पैदा होता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो है ऐसे क्या प्रावधान किए गए जिसकी वजह से इनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार पर प्रभाव पड़ा। तो इस पर एक विशेष चर्चा जो है करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो है आपने देखा कि आर्टिकल 17 जो भारत का संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 से लगातार जो है अनुसूचित जाति जनजाति जो है वर्गों के ऊपर जो छुआछूत का अपराध होता रहा, उस अपराध को रोकने के लिए स्टेट द्वारा लगातार जो है एक्ट बना करके उसमें संशोधन किया जाता था। परंतु उसके बावजूद जो है इन पर अन्याय और अत्याचार नहीं रुके। तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को बनाया गया। इसके संबंध में ये कहा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत जो अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, उन अपराधों में दो बातें हैं।
कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, ये बहुत ही भारत के अंदर अद्भुत है। इस तरह का एक्ट जो है आपको देखे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो है यह जो एक्ट है ये 2 सिद्धांतों पे काम करता है। पहला, जो विक्टिम है, पीड़ित है, उसको आर्थिक रूप से कंपनसेशन देता है। आर्थिक रूप से कंपनसेशन देता है, यानी जो उसको अपराधी के द्वारा किए गए अपराध से क्षति हुई है, उस क्षति के भरपाई के लिए स्टेट द्वारा उसे क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन दिया जाता है। दूसरी बात, विक्टिम मिलता है कंपनसेशन, और जो क्रिमिनल है, अपराधी है, उसको मिलता है दंड। इस तरीके से अपराधी को दंड मिलता है और विक्टिम को मिलता है कंपनसेशन। जबकि भारतीय दंड संहिता जो 1860 है, उसके अंतर्गत जब अपराध होता है तो उसमें सिर्फ क्रिमिनल को पनिशमेंट देता है स्टेट। कंपल्सरी कंपनसेशन का प्रोविजन उसमें नहीं मिलता है। यानी जैसे कि कोई अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्री है और उसके साथ जो है हत्या का अपराध कमिटमेंट किया गया, तो जब पीड़ित पक्ष थाने में जाता है तो थाने में जाने के बाद जब वह अपना प्रार्थना पत्र देता है कि यह अमुक व्यक्ति की हत्या अमुक अमुक व्यक्तियों ने मिलजुल के कर दी है, मैं अनुसूचित जाति उपजाति फला फला का व्यक्ति हूं, तो जो थानाध्यक्ष होता है, थाना प्रभारी होता है, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वह जो है प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों के आधार पर एक एफआईआर पंजीकृत करे। वह एफआईआर जब पंजीकृत करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 1860 के आधार पर पंजीकृत कर देता है। आईपीसी के सेक्शंस उसमें लग जाते हैं 302। परंतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रोविजंस उसमें जब नहीं लगते हैं तो वह केस में सिर्फ जो है भारतीय दंड संहिता के प्रोविजंस के अनुसार ट्रीट होगा और विक्टिम को जो है कंपनसेशन नहीं मिलेगा। परंतु यदि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 और जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 89 के दोनों ही एक्ट को उस अभियुक्त के ऊपर लगाया जाता है, तब क्या परिणाम होंगे? तब परिणाम ये होंगे कि विक्टिम को कंपनसेशन मिलेगा। कंपनसेशन क्या मिलेगा? पहले जैसे एफआईआर होगी समाज कल्याण द्वारा, उसको एक चेक मिलेगा, एक रेशियो है कंपनसेशन का, पूरा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में एक्ट टेबल है, उस पर उसके अनुसार जो है एफआईआर पर जो है उसका एक चेक बनेगा पीड़ित व्यक्ति का। जैसे ही चार्जशीट लगेगी पनिशमेंट मिलेगा। इस तरह समय समय पर जो है
कंपनसेशन मिलेगा और उस कंपनसेशन से वह व्यक्ति अपना सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कर सके। दूसरी तरफ अभियुक्त का क्या होगा? अभियुक्त का यह होगा कि जो अभियुक्त है उसका जो बैल है, जमानत है, जो जमानत के प्रोविजंस हैं वह क्या होगा? ऐसे तो गैर जमानती है ऑफेंस, परंतु उसकी जमानत हो जाती है क्योंकि जमानत जो है अभियुक्त का अधिकार है। तो जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचारण निवारण अधिनियम लगेगा तो उसके कारण जो है उसकी जो बैल होगी वह होगी हाई कोर्ट से। सामान्य रूप से उसकी जो बैल होगी वो हाई कोर्ट से होगी। दूसरी बात, आईपीसी लगेगी, जो चार्जशीट 90 दिन के अंदर लगानी पड़ेगी। और यदि जो है SC/ST एक्ट लगता है जो चार्जशीट 60 डेज में लगानी पड़ेगी। डिफरेंस, SC/ST एक्ट लगता है तो जो पब्लिक सर्वेंट है, जो पब्लिक सर्वेंट है अगर वह भेदभाव करता है तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसार उस पर भी कार्रवाई होगी। परंतु आईपीसी में तो इस तरह का प्रोविजन नहीं है, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अभियुक्त को जो है ज्यादा पनिष्ठ करता है। ज्यादा पनिष्ठ का मतलब जो है सख्त है, और विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है, और जो पब्लिक सर्वेंट है वह मनमानी पूर्ण कार्य नहीं कर सकता है। यदि मनमानी पूर्ण कार्य करता है तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसार उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरीके से ये अपने आप में लगभग एक पूर्ण अधिनियम है, और जो कि जो है अनटचेबिलिटी और अन्याय और अत्याचार को रोकने में पर्याप्त है। तो जो है ये जो आर्टिकल 17 जो भारत के अंदर आया उसकी वजह से भारत के अंदर जो दास थे, खास तौर से जिन्हें हम शूद्र भी कह सकते हैं, शूद्रों में जिनकी ज्यादा स्थिति खराब थी, अति शूद्र, उनकी स्थिति में सुधार आया। और जिस तरह से अब्राहम लिंकन ने जो है अमेरिका के अंदर दास प्रथा को समाप्त किया, और जो है भारत के अंदर डॉक्टर अंबेडकर ने जो है ये छुआछूत को समाप्त किया। अपने जीवन काल में ये दो महापुरुषों ने, अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने और भारत में डॉक्टर अंबेडकर ने, ये दो जीवन में बहुत बड़े काम किए, जिसकी वजह से भारत के जो शूद्र थे उनकी जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में सुधार हुआ। भारत के अंदर अनटचेबिलिटी किस प्रकार की थी? ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति के जो है युवा पीढ़ी तो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आज वो उनको जो है 26 नवंबर 1949 के बाद जो है संविधान लागू होने के बाद जो जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, तो उनको समझने में दिक्कत होगी क्योंकि उन्होंने अनटचेबिलिटी को कम फेस किया है। परंतु जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी स्थिति ये थी कि दे कांट सिट ऑन देयर कॉट बिफोर द जमींदार। जमींदारों के जो है सामने या वहां के संप्रभु के सामने या जो है जाति के आधार पर जो उच्च जातियां थी उनके सामने जो है बुजुर्ग लोगों को खटिया पर बराबर पर बैठने का अधिकार नहीं था। देयर वाज नो इक्वालिटी टू सिट। दूसरी बात, जो
अनटचेबिलिटी थी वो ये थी कि जो है एक जो है अभी सर्वे आया, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो अचानक जो है अपडेट मांग रहा था, तो मैंने बहुत सारी स्लाइड्स बनाई थी आप लोग के लिए, परंतु जो है वो स्लाइड्स नहीं आ पा रही है। परंतु जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर और उन जो है महाशय को भी बताना चाहता हूँ जो कॉलेज के अंदर जो है ये बता रहे थे कि आज भारत के अंदर जो है अनटचेबिलिटी तो खत्म हो गई है और अनटच वो जो आर्टिकल 17 है उसकी आवश्यकता भी नहीं रही, परंतु बहुत सारे सर्वे आज भारत देश के अंदर आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कि वैज्ञानिक भी जो है अपनी रसोई में अनटचेबल्स के बनाए हुए खाने को खाना पसंद नहीं करते। बहुत सारे ऐसी घटनाएं अखबारों में जो है पढ़ने में सुनने में आती रहती है कि जो है कुछ घटनाएं मैंने अखबारों में पढ़ी कि प्राइमरी के स्कूलों में जो खाना बनाने वाले थे वो अनटचेबल्स थे, इसलिए जो है कुछ लोगों ने खाना खाने से इनकार किया। आज भी रसोइया के रूप में जो है अनटचेबल्स लोगों को जो है उच्च जातियों के लोग जो है नहीं रखते, अगर मालूम हो तो। अनटचेबिलिटी जो है वर्तमान समय में उसका स्वरूप बदल गया है। बहुत शार्प टाइप की अनटचेबिलिटी है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत शार्प टाइप का है। मेंटल डिस्क्रिमिनेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन भी शहरों में देखा जाता है और गांव देहात के अंतर्गत जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो अनटचेबिलिटी है, वो घटनाएं अक्सर अखबारों में टीवी पे आती रहती है। पानी भी पीने का जो है राइट्स नहीं था कि आप अपने जो है पानी को कुएं से निकाल के पी लीजिए कहीं पर भी, परंतु जो है आज जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वर्तमान समय में आप को अगर प्यास लगती है तो 15 रुपए 20 रुपए की आप बोतल कहीं से भी खरीद के पी लेते हैं, परंतु ये राइट जो पानी पीने का था ये जो है 26 नवंबर 1949 से पूर्व हमारे बुजुर्गों के पास नहीं था, तो पानी जो है नहीं पी सकते थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है जो शिक्षा लेने गए थे उनको अनटचेबिलिटी के कारण ही जो है स्कूल के बाहर रखा जाता था। वह स्कूल से बाहर रहकर पढ़ते थे और जो है उनको सभी सामान्य स्टूडेंट्स के बीच में जो है इसलिए नहीं बैठाला जाता था कि उनकी जाति अनटचेबल थी। व्यक्ति व्यक्ति में कोई भेद नहीं है ना। और जो ये कहते हैं कि अनटचेबिलिटी समाप्त हो गई, अनटचेबिलिटी का ऑफेंस नहीं है, तो अभी भी भारत में अनटचेबिलिटी का ऑफेंस है और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को और ज्यादा जो है सख्त करने की आवश्यकता है। परंतु अक्सर ये देखा जाता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को जो है विभिन्न माध्यमों से कमजोर किया जाता है, जिसकी वजह से जो पीड़ित उससे प्रोटेक्टेड लोग हैं वो जो है बड़े बड़े धरने करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तमाम सारी जो है भारत के अंदर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो आज के हालात में जो है जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, दैट इज स्वॉर्ड ऑफ द दलित। यह अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के हाथ में एक तलवार की तरीके से है, जिससे उनकी सुरक्षा होती है और जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की तलवार इनके हाथ से हट जाए, तो हम इनको पूर्व की बात जो है एक्सप्लॉइट कर सके
इनको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जो पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध है, जो इनको जो कंपनसेशन मिल रहा है, दैट इज नॉट सुटेबल है, तो वो अपने ठीक नहीं है। तो वो लोग जो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का बड़े पैमाने पे विरोध करते हैं। तो अगर जो है अनटचेबिलिटी अपराध नहीं है, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट ए क्राइम, भारत के जो है प्रथम नागरिक के संबंध में भी जो है कई घटनाएं ऐसी अखबारों में आई, उसकी वास्तविकता क्या है पता नहीं, परंतु जो है ऐसी घटनाएं आई अखबारों में। तो इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट क्राइम देन नथिंग इज क्राइम। इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट क्राइम then nothing is a crime. We no need IPC. We no need any type of criminal law because untouchability is not crime. बहुत से लोग कहते हैं रे छुआछूत कोई अपराध नहीं है, कोई अपराध नहीं है। But I want to say to citizens of India that if untouchability is not a crime, then nothing is a crime. तो कुछ भी अपराध नहीं है। And then we no need any type of criminal law. अगर छुआछूत अपराध नहीं है तो फिर कोई भी चीज, कोई भी कार्य, कोई भी चीज छुआछूत नहीं है अपराध, तो कोई भी कार्य करो अपराध नहीं है। और ऐसी अवस्था में ना आईपीसी की जरूरत है, ना सीआरपीसी की जरूरत है, और ना एनी टाइप ऑफ क्रिमिनल लॉ की आवश्यकता है। तो जो विद्वान मुझसे कह रहे थे कि अनुसूचित जाति जनजाति जो ये आर्टिकल 17 को समाप्त कर दिया जाए, तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट अ क्राइम देन नथिंग इज क्राइम। और अभी भारत के अंदर जो है जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इसलिए आर्टिकल 17 की आवश्यकता है। और जो है अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो है जो स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन रखा गया है कि जो है अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो कोर्ट्स हैं उसमें अनुसूचित जाति के मामले स्पेशल कोर्ट में सुने जाए, तो स्पेशल कोर्ट को स्पेशल केस को देखने के लिए ही रखा जाना चाहिए। उसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है, तो उसमें सिर्फ अनुसूचित जनजाति के मामलों का ही निस्तारण स्पीडी ट्रायल के माध्यम से करना चाहिए। परंतु न्यायपालिका में अनुसूचित जाति SC ST जो कोर्ट है, कई जगह पे मैंने देखा, सुना, पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत जो है जो स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं उनमें दूसरे मामले भी डाल दिए जाते हैं। जब दूसरे मामले भी उसमें डाल दिए जाते हैं तो अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण के अंतर्गत जो प्रोविजंस बनाया गया है स्पेशल कोर्ट्स का, उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है और अनुसूचित जाति के मामले की हियरिंग में देरी होती है, परिणाम स्वरूप केस पेंडिंग रहते हैं और न्याय मिलने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष को न्याय बहुत देर से मिलता है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए स्पेशल कोर्ट्स के अंदर सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति पर हो रहे अत्याचार के मामलों को ही सुना जाए
और अगर केसेस कम है तो जल्दी जल्दी उसका स्पीडी ट्रायल करके उसका जो है जजमेंट करना चाहिए। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन में जजमेंट आते हैं उसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं उनका मनोबल बढ़ता है, क्योंकि 50 साल की उम्र में अगर 55 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार करता है, के विरुद्ध अत्याचार करता है, कमिट करता है अपराध, और उसका निर्णय उसकी मृत्यु के बाद आ रहा है, तो किस काम का। इसलिए इसका स्पीडी ट्रायल जो है होना चाहिए। अन्य मामलों का इस SC/ST के कोड के अंतर्गत इसका विचारण उचित नहीं लगता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो साथियों जो है आर्टिकल 17 पर जो है वैसे मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, परंतु लैपटॉप इस समय काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं। परंतु आवश्यकता है इस बात की कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पर जो है स्पेशल हम लोग चर्चा करेंगे। तो के अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कैसे बना, क्यों बना, वह उसमें जो है समय समय पे क्या अमेंडमेंट हुए, वर्तमान स्थिति क्या है, पब्लिक सर्वेंट के लिए क्या पनिशमेंट है, किसी गांव में अगर अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध जो है वहां पर जो है कुछ अन्याय अत्याचार होने की संभावना है, तो क्या वहां पर जो है कार्य करना चाहिए प्रशासन को। उन सब पर जो है बारीकी से जो है समीक्षा हम लोग जो है आर्टिकल इस पर जो है अनुसूचित जाति जनजाति पर जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और मैं आपको इस संबंध में जो है कुछ केस लॉज के माध्यम से जो है आगे SC/ST एक्ट पे चर्चा करने के बाद फिर हम लोग संविधान पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि जो संविधान के अंदर अनुच्छेद 17 है उसको बनाने का जो उद्देश्य है वह पूर्ण किससे होगा? वह होगा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का ज्ञान कितने लोगों को है? तो भारत देश के अंदर बहुत कम लोगों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का ज्ञान है। यहाँ तक कि जो संविधान है भारत का, उस संविधान के अंदर जो मैं एक्ट देख रहा था प्रोविजन 17, तो उसमें भी केस लॉज नहीं दिए, अन्य में दिए, परंतु आर्टिकल 17 को सिंपल तरीके से निपटा दिया। It was a conspiracy of the silence. Conspiracy of the silence से आशय ये है कि उन मामलों में चुप रहो जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार की बात होती है, पास आउट हो जाने दो। डोंट डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ द SC and ST. Conspiracy of the silence, चुप रहो, षड्यंत्र। एंड कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द साइलेंस कौन करता है? हम तो देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के मामलों में मीडिया भी कॉन्स्पिरेंसी ऑफ द साइलेंस करता है, क्योंकि अनुसूचित जाति के मामलों पर जो है हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है वो साइलेंस है, साइलेंस है, मीडिया साइलेंस है, बहुत सारे वर्ग साइलेंस है, बहुत सारे व्यक्ति साइलेंस है। They are not telling any word on this topic, not negative, not positive. Pass out होने दो, don't say anything. तो conspiracy of the silence is just like a blackout. And Article 17 was blackouted. Nobody want to discuss on this topic.
Second, conspiracy of the silence. No lecturers wants, no lecturer, yeah, no lecturers want to discuss on this topic. Why? Because it is just like a conspiracy of the silence. Maximum. Few lecturers discuss on this topic, but I say that बहुत सारे लोग इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करते। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम should be the part of the syllabus of the LLB. अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को LLB के सिलेबस में रखा जाना चाहिए। You are teaching lots of act in syllabus of LLB, but why are you not teaching SC/ST Act in your syllabus? SC/ST Act को भी LLB के त्रिवर्षीय या पंचवर्षीय कोर्स के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है भारत के अंदर बहुत बड़े वर्ग के अधिकारों का मामला है। But I can say that why are you not teaching SC/ST Act in the colleges? Why are you not teaching? Can we say that is a conspiracy of the silence on the rights of the SC and ST? क्या ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों पर चुप्पी का षड्यंत्र है? तो readers should be know that what is the conspiracy of the silence. रीडर्स को ये समझने की आवश्यकता है कि conspiracy of the silence क्या है, and we have to discuss on this topic. तो इस लेक्चर के माध्यम से जो है मैं यह मांग करता हूँ जो है भारत के अंदर जो है जो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ का जो है सिलेबस डिजाइन करते हैं या यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने यहाँ जो है सिलेबस डिजाइन करते हैं या जो भी अथॉरिटीज हैं सिलेबस डिजाइन करते हैं, उनको अपने LLB के प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर या 6 सेमेस्टर के अंदर यह जितने भी सेमेस्टर हैं कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। इट इज माय डिमांड टू दोज अथॉरिटीज। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं और जो है जो असुविधा हुई स्लाइड्स के अभाव में तो उसके लिए जो है मैं क्षमा चाहूंगा और नेक्स्ट जो है जब मैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर चर्चा करूंगा नेक्स्ट मंडे को, तो फिर उन स्लाइड्स का हम फिर से पुनः प्रयोग करके आपको समझाएंगे। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद साधु प्रोफेसर साहब, साधु साधु बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित बारीकी से संविधान का सबको अवगत कराया। अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। उन्होंने काफी विस्तार से और बहुत सुंदर शब्द में परिभाषित किया है
जिसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारे जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनको भी बड़ा तजुर्बा इस मामले में नहीं है। उन्होंने काफी अच्छे शब्दों में उसका प्रस्तुतिकरण किया है, उसको रखा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय कार्यवाहक संचालक जी मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का भी धन्यवाद, और कई प्रदेशों के हमारे जिम्मेवार साथियों ने इस चर्चा में भाग लिया, इसको सुना, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य केवल यह है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए, संविधान के अनुच्छेदों का, उनकी धाराओं का, उपधाराओं का ज्ञान होना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इस देश के नागरिक को संविधान का, कानूनों का मिलेगा, उतना ही हमारा देश मजबूत होगा, अखंड होगा, शक्तिशाली होगा, उतना ही हम अनजस्टिस पर और करप्शन पर लगाम लगा सकेंगे। ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। उन्हें एक बार धन्यवाद प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का कि वो बढ़ चढ़कर इसमें अपना योगदान दे रहे हैं और संविधान के ज्ञान से भारत के समस्त राज्यों के जागरूक व्यक्तियों को अवगत करा रहे हैं। मैं केवल ये विनती करते हुए कि हम लोग संविधान को भी अपने घरों में रखें, उसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद जो प्रोफेसर साहब इस पर अपनी व्याख्या देते हैं, उसको परिभाषित करते हैं, उसको अपने मन की गहराइयों तक उतारें और उसके बाद समाज को तैयार करें। 26 नवंबर यह हमारा संविधान दिवस है, 71वां शायद संविधान दिवस है, तो उसके लिए भी हम विशेष ये हमारा एपिसोड होगा, समय 7 बजे से 9 बजे तक। तो आरसी धीमान साहब भी उस पर अपनी बात रखेंगे और हमारे 2-3 और विद्वान साथी भी बात रखेंगे। विशेष रूप से हम संविधान दिवस को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मनाएंगे। और मैंने कल भी अपील की थी, आज पुनः फिर अपील कर रहा हूँ, हमारा ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। आप लोग दिन में जरूर अपने विचार गोष्ठी संगोष्ठियों का आयोजन अपने जिलों में करें, अपने अपने प्रदेशों में करें, बैनर लगाएं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, पंचशील के झंडे लगाएं, महापुरुषों के चित्र लगाएं, उन पर फूल और मोमबत्ती अगरबत्ती लगाएं, और 71 वर्ष की आजादी में हमने क्या खोया, क्या पाया, संविधान हमें क्या देना चाहता था, क्या हम वो अधिकार हासिल कर सके हैं अथवा नहीं कर सके हैं, विषय पर चर्चा करें और इसको संपूर्ण भारत में एक चर्चा का विषय बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का, पुनः एक बार फिर प्रोफेसर आरसी धीमान साहब का। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत साधुवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। अब मैं सभी साथियों को ऑप्शन दे रहा हूं, अपने माइक को अनम्यूट करें और धम्म पालन गाथा हम सभी एक साथ बोलेंगे। सभी साथी अपने माइक खोल सकते हैं। एक साथ सभी हम धम्म पालन गाथा दोहराएंगे। सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महागमा हंतो नमामि
नमामि नमामि। नमामि। आज के संविधान वाचन सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के संविधान वाचन वेबिनार का विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।